गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, लगभग एक महीने के बाद आज मैं फिर से वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इधर मैं कुछ दिन बहुत बिजी था अपनी इस बुक को पब्लिश करने में। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एडवांस वर्जन मैंने अभी पब्लिश किया है। मैंने आपको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म भी किया था। बच्चों, आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, RLC सीरीज विद DC सोर्स, ये ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इसको बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंग में टीचर पढ़ाते नहीं, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है। इसकी एनालिसिस मैथमेटिकल होती है। ये BSc में भी आपको मिलेगा पढ़ने को, BTech में भी मिलेगा, लेकिन इस पे कुछ क्वेश्चन जेई मेन में पूछे जा चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन IIT जेई एडवांस में बहुत पहले से पूछे जा चुके हैं। तो मैं इसकी पूरी डिटेलिंग करूँगा, पूरी एनालिसिस करूँगा, मैथमेटिकल एनालिसिस, और इसके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा। उसे आप बहुत ध्यान से फोकस होकर समझने की कोशिश करना और आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं भी कुछ लोगों को एक बार में ना समझ में आए, तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखोगे तो समझ में आएगा। ये थोड़ा मैथमेटिकल टॉपिक है, लेकिन कंपटीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्यारे बच्चों, मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसका 2 पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट होगा RLC ऑसिलेशन विद बैटरी, सेकेंड पार्ट होगा RLC ऑसिलेशन विदाउट बैटरी। इसका फर्स्ट पार्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, RLC ऑसिलेशन विद बैटरी। देखिए फिर, बच्चों, इस सर्किट डायग्राम में एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और इसमें एक बैटरी का भी अरेंजमेंट दिखाया हुआ है। शुरू में ये सर्किट कंप्लीट नहीं था, मान के चलो। ये जो रोटरी स्विच है, ये ना ही टर्मिनल 1 से जुड़ा था और ना ही टर्मिनल 2 से जुड़ा था। इन दोनों के बीच में हैंग कर रहा था, तो ऑब्वियसली इसमें कोई करंट नहीं होगी। और माना गया है कि इस कैपेसिटर पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, सर्किट में कोई करंट नहीं थी। अब मैंने एक स्टॉप वॉच स्विच ऑन किया और सडनली रोटरी स्विच को टर्मिनल 1 से कनेक्ट कर दिया। उस वक्त टाइम की रीडिंग 0 मानी जाएगी और बैटरी कनेक्ट हो जाने के बाद ये अपने पॉजिटिव टर्मिनल से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करना शुरू करेगी और करंट इस सर्किट में, क्लोज सर्किट में ग्रो करना चाहेगी। बच्चों, करंट ग्रो करना चाहेगी, मगर इंडक्टर के क्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा जो करंट के ग्रो करने का अपोज करेगा और शुरू में स्ट्रांगली अपोज करेगा, करंट को ग्रो नहीं करने देगा। इसलिए करंट आई का लोअर लिमिट 0 माना जाएगा। बच्चों, मैंने बोला कि इनिशियली ये अनचार्ज था, इसलिए इस कैपेसिटर पे चार्ज की लोअर लिमिट 0 मानी जाएगी। और कोई भी करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आउटवर्ड निकलती है और करंट का मतलब फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज सबसे पहले लेफ्ट प्लेट पे जमा होगा और राइट प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव चार्ज जमा होगा। माना कि दोनों प्लेट पर किसी भी एक प्लेट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है, लेफ्ट प्लेट पर पॉजिटिव, राइट प्लेट पर नेगेटिव। तो होता क्या है इसमें, करंट I की लोअर लिमिट 0 होती है, Q का लोअर लिमिट 0 होता है। लेकिन मैं पहले भी समझाया हूँ कि इंडक्टर में जो EMF इंड्यूस होता है वो शुरू में स्ट्रांगली अपोज करता है करंट के ग्रो करने का, लेकिन इसके अपोज करने की इंटेंसिटी वीक पड़ने लगती है और फाइनली करंट इसमें ग्रो करने लगती है। करंट इसमें ग्रो करने लगती है, चार्ज इस पे बढ़ने लगता है और इस तरह से इसमें सब कुछ वेरिएबल होता है। बच्चों, इसमें चार्ज Q टाइम का फंक्शन होता है, करंट I भी टाइम की फंक्शन होती है। ये मैं आपको डिराइव करके दिखाने जा रहा हूँ कि ये कैसे होता है। तो पहले मैंने लिमिट समझाया कि t = 0
Q इक्वल्स ज़ीरो, करंट I इक्वल्स ज़ीरो, बट थोड़ी देर में सब कुछ वेरिएबल हो जाता है। अब स्टॉप वॉच का रीडिंग T इक्वल्स T हो गया, चार्ज का लिमिट Q इक्वल्स Q हो गया, करंट I को लिखा गया dQ/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बच्चों I को प्लस dQ/dt क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि करंट I इसमें राइटवर्ड जाएगी तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। जिस रेट से इस पॉइंट पे चार्ज फ्लो करेगा उसी रेट से इस प्लेट पे चार्ज इंक्रीज होगा। दोनों प्लेटों के बीच में इंसुलेटर होता है, इसलिए करंट बहती नहीं है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इस वायर में और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज इस प्लेट पर इक्वल होगा, इसलिए आई को कैलकुलस में लिखा जाएगा प्लस dQ/dt, क्योंकि करंट एक पॉजिटिव स्केलर होती है और चार्ज इंक्रीजिंग है, इसलिए आई को Q के साथ लिखेंगे प्लस dQ/dt। करंट को पॉजिटिव स्केलर बनाने के लिए प्लस dQ/dt इस्तेमाल होगा। तो ये 3 वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और शुरू में करंट इसमें क्लॉकवाइज फ्लो करेगी ऐसे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे इस लूप में। अप्लाइंग द किरचॉफ सेकेंड लॉ इन द लूप ABCDA। किरचॉफ सेकेंड लॉ इस लूप में अप्लाई होगा इन द लूप ABCDA एंड मूविंग क्लॉकवाइज, वी हैव क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो बच्चों ये इक्वेशन कैसे बना है ये मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ और समझने की कोशिश करिए। सपोज मैं इस लूप में टर्मिनल ए से मूव करता हूँ तो इसका पोटेंशियल पहले लिखा जाएगा VA, फिर माइनस IR, फिर माइनस Q/C, फिर माइनस LdI/dt। ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ कि जब रजिस्टर को क्रॉस करते हैं करंट के डायरेक्शन में तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे माइनस IR लिखोगे। जब कैपेसिटर को क्रॉस करते हैं पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, यहाँ भी पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो यहाँ लिखा जाएगा माइनस Q/C। करंट के डायरेक्शन में इंडक्टर के क्रॉस भी पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो यहाँ भी लिखा जाएगा माइनस LdI/dt। फिर डाउनवर्ड आ जाओ नथिंग, फिर लेफ्ट साइड में टर्न हो जाओ। जब हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव पे बैटरी को क्रॉस करते हैं तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है इक्वल टू MFE। देन नथिंग 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 स्टॉप एट ए इक्वल टू VA। बच्चों यही मैंने इक्वेशन में बना के दिखाया है आपको, आप एक बार देख लो। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है VA माइनस IR माइनस LdI/dt माइनस Q/C प्लस E इक्वल्स VA। यही मैंने आपको अभी अभी समझाया है, इसको ऐसे बनाया जाता है। VA को राइट ट्रांसफर करूँगा तो VA माइनस VA 0 हो जाएगा, जो बचेगा उसको रिपीट कर दिया, माइनस IR माइनस LdI/dt माइनस Q/C प्लस E इक्वल्स 0। I को डिफाइन किया हूँ dQ/dt, यहाँ पे लाकर पुट कर दिया। I को डिफाइन किया हूँ dQ/dt, यहाँ पुट करूँगा, ये Q का सेकेंड डेरिवेटिव बन जाएगा बच्चों। इसको लिखा जाएगा माइनस L d2Q/dt2, देन माइनस Q/C रिपीटेड प्लस EMF रिपीटेड एंड इक्वल टू 0। फिर मैं क्या करता हूँ कि बोथ साइड को माइनस L से डिवाइड करता हूँ, क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा d2Q/dt2, फिर एक टर्म आएगा प्लस R/L इंटू dQ/dt, फिर यहाँ पे आएगा 1/LC, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचता है Q माइनस C, क्रॉस चेक कर लेना इसको, इक्वल्स 0। इस ब्रैकेट में बच्चों Q वेरिएबल है, C और E कांस्टेंट है, LC कांस्टेंट है, R/L कांस्टेंट है, Q और T वेरिएबल है, इज इट। तो जैसा मैंने काइनेमेटिक्स में आपको टाइम डेरिवेटिव को डॉट मेथड से रिप्रेजेंट करना सिखाया है, उसके अकॉर्डिंग इसको आप लिखोगे Q डबल डॉट प्लस R/L Q सिंगल डॉट। फर्स्ट डेरिवेटिव में सिंगल डॉट लगाते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव में डबल डॉट लगाते हैं, देन 1/LC ब्रैकेट में Q माइनस C इक्वल्स 0। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों इसमें आगे क्या होगा,
एक एजम्पशन लेना होगा कि सपोज Q माइनस सी इक्वल्स जेड। बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें Q वेरिएबल होता है, C कांस्टेंट होता है, तो Z भी वेरिएबल होगा। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, बोथ साइड को टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। यहाँ आता है डी डी टी ऑफ Q माइनस सी इक्वल्स डी जेड बाई डी टी। डी डी टी ऑफ Q को Q डॉट लिखोगे, C का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, देखो यहाँ ज़ीरो लिखा। डी जेड बाई डी टी को Z डॉट लिखोगे, बच्चों मिलेगा Q डॉट इक्वल्स Z डॉट। इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, मिलेगा Q डबल डॉट इक्वल्स Z डबल डॉट। अब जो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ सब्सटीट्यूट करो, Q डबल डॉट को Z डबल डॉट लिख दो और Q डॉट को Z डॉट लिख दो, और जो कांस्टेंट है यहाँ पे उसको ओमेगा स्क्वायर लिख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कन्वर्ट होके मिलता है बच्चों Z डबल डॉट प्लस 2 बीटा Z डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर Z इक्वल्स 0। 2 बीटा का मीनिंग क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ, ये दोनों कांस्टेंट होते। तो मैं आपको इक्वेशन में दिखाता हूँ बच्चों। इसको मैंने लिखा है Z, इसको लिखा है Z डॉट, इसको लिखा है Z डबल डॉट। तो R बाई एल 2 बीटा कहलाएगा, 1 बाई एल सी ओमेगा स्क्वायर कहलाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर हो गया 1 बाई एल सी, R बाई एल हो गया 2 बीटा। तो और यहाँ पे जो कुछ भी सब्सटीट्यूट हुआ है वैसे कंपेयर करके ठीक से समझ लो। अब बच्चों क्या होता है कि हायर एजुकेशन में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मैथ में डिराइव करना सिखाते हैं। मैथ में डिराइव करना सिखाते हैं, फिजिक्स में हम लोग उसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, डिराइव करके नहीं दिखाएंगे, वो मैथ के टीचर करती है। So using the mathematical principles, we can easily deduce the general solution of the above differential equation as। बच्चों ये डेरिवेशन को, ये जो इक्वेशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका डेरिवेशन आपको मैथ में सिखाया जाएगा। टी आता है डिराइव करने पर जेड इक्वल्स ए नॉट इंटू ई पावर माइनस बीटा टी साइन ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। ओमेगा डैश कांस्टेंट होता है, फाइव ए कांस्टेंट होता है, बीटा बता चुका हूँ, ए नॉट भी कांस्टेंट होता है, और जेड तो आप जब समझते ही हो, टाइम टी को समझते हो। डिराइव करने पर ओमेगा डैश की वैल्यू आती है अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और बच्चों डिराइव करने पर फाइव की वैल्यू आती है tan इनवर्स ओमेगा डैश बाई बीटा माइनस पाई, tan इनवर्स ओमेगा डैश बाई बीटा माइनस पाई। और इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म अलॉन्ग विथ ए नॉट, इसको एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। आपको पता है कि साइन या कोसाइन पीरियोडिक फंक्शन होता है, और ये पूरी क्वांटिटी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कहलाता है। तो इस पूरी क्वांटिटी को मैंने कैपिटल ए सिंबल दिया। सो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, एंड दिस बिकम्स ए इक्वल्स ए नॉट इंटू ई पावर माइनस बीटा टी। फिर कंपेयर करने से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आती है 1 बाई एल सी, बीटा की वैल्यू आती है आर बाई 2l, ओमेगा डैश की वैल्यू यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर पुट कर दो, दैट इज़ 1 बाई एल सी, 1 बाई एल सी, बीटा की वैल्यू पुट कर डालो आर बाई 2l, स्क्वायर करो आर स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर। तो ओमेगा डैश ये मैथ में डिराइव करने पर इतना आता है। बच्चों मैथ में आप पढ़ते हो कि इस पूरी क्वांटिटी को रियल होने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन को या तो जीरो या पॉजिटिव होना जरूरी है। मैं यहाँ कंडीशन लगा दिया, फॉर ओमेगा डैश टू बी रियल 1 बाई एल सी शुड बी ग्रेटर दैन आर स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर। अब इसमें मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, साइड को चेंज किया, पॉजिटिव रूट लिया, मेरे को रिलेशन मिलता है बच्चों r शुड बी लेस देन 2 रूट एल बाई सी। ये कंपटीशंस में बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन पूछी गई है, इसको लर्न करना पड़ेगा कि इसमें RLC सीरीज का ऑसिलेशन रियल में तभी होगा जब रेजिस्टेंस R की वैल्यू लेस देन 2 अंडर रूट एल बाई सी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके पूछा जाता है,
इसको आप लर्न कर लेना। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इस इक्वेशन 2 में z की वैल्यू यहाँ पे ला के सब्सटीट्यूट करो। देन वी हैव, जो z आपने एज्यूम किया था उसको लाकर सब्सटीट्यूट करो, तो आपको क्या मिलता है देखो। z की वैल्यू q माइनस सी, राइट हैंड साइड को रिपीट कर दो, माइनस सी को राइट साइड में ट्रांसफ़र करो, मिलता है q इक्वल्स सी प्लस ए नॉट इन टी पावर माइनस बीटा टी साइन ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आपने किसी मोमेंट पर करंट आई को कैसे डिफाइन किया था, डी क्यू बाई डी टी डिफाइन किया था, डी डी टी ऑफ क्यू, क्यू की पूरी वैल्यू ला के रख दो। बच्चों आप समझते हो सी कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसको इग्नोर करो। फिर इसमें ए नॉट कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो। फिर ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन माना जाएगा, ई पावर माइनस बीटा टी फर्स्ट फंक्शन, साइन ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस 5 सेकेंड फंक्शन। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो, ए नॉट को बाहर निकाल लो। देखो ए नॉट को बाहर निकाल लिया, तो हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। बच्चों आपको कैलकुलस पे कमांड हो चुका होगा, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो ओमेगा डैश यहाँ पे बाहर लिखा जाता है और फिर लिखा जाता है कोसाइन ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस 5। तो हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। फिर होता है प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बच्चों पावर माइनस बीटा टी का डिफरेंशियल आप पढ़ चुके हो, माइनस बीटा यहाँ कॉपी पेस्ट होता है, माइनस बीटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट होता है, फिर इंटू ई पावर माइनस बीटा टी होता है। ये डिफरेंशियल मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे दो टर्म दिख रहे होंगे, इसमें से कुछ कॉमन आता है, ई पावर माइनस बीटा टी कॉमन आता है, तो इसको मैंने आउटसाइड ले लिया। बच्चों फिर बचता ओमेगा डैश कॉस ओमेगा डैश टी प्लस 5, फिर माइनस बीटा इंटू साइन ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस 5। फिर यहाँ पे एक एजम्पशन लिया जाएगा, सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा। नाउ सपोज एस साइन अल्फा इज ओमेगा डैश एंड एस कॉस अल्फा इज बीटा। बच्चों अल्फा भी कांस्टेंट है और एस भी कांस्टेंट है, क्योंकि ओमेगा डैश भी कांस्टेंट है और बीटा भी कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ ओमेगा डैश को एस साइन अल्फा और यहाँ बीटा को एस कॉस अल्फा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये पूरा एक्सप्रेशन मिलता है। बच्चों आप समझते होंगे कि एक्सप्रेशन साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है, जिसमें ए की वैल्यू अल्फा होगा, बी की वैल्यू ओमेगा डैश टी प्लस 5 होगा। तो इस पूरे ब्रैकेट में एक्सप्रेशन को मैं लिखूंगा साइन ऑफ अल्फा माइनस ओमेगा डैश टी माइनस 5, और ये जो कॉमन है उसको रिपीट कर दूंगा। ये करंट आई का इक्वेशन कहलाएगा, इक्वेशन नंबर 4। प्यारे बच्चों एस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो और दोनों को ऐड कर दो, तो एस स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स 1। राइट साइड में आएगा अंडर रूट ऑफ ओमेगा डैश स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लिख दिया। तो प्यारे बच्चों ओमेगा डैश का स्क्वायर यहाँ पे ला के पुट करो, उसमें बीटा स्क्वायर को रिपीट करो, तो इस रूट की वैल्यू, रूट के अंदर जो कुछ भी है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा, और रूट लेने पर ओमेगा। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर इक्वल टू ओमेगा आएगा, आई मीन एस की वैल्यू ओमेगा के बराबर होगा। नाउ यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन एट टी इक्वल्स 0, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, q इक्वल्स 0 एंड i इक्वल्स 0, इसको हम लोग मैथ में बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। इसको इस्तेमाल करेंगे और कुछ और भी अननोन सॉल्व करेंगे। तो ये जो q का इक्वेशन है यहाँ पे आपने जो बनाया इक्वेशन नंबर 3, बच्चों इस इक्वेशन में t की वैल्यू 0 पुट करो और यहाँ q की वैल्यू 0 पुट करो, तो क्या मिलेगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ साइन 5 बचेगा, यहाँ भी t को 0 पुट करो, t पावर 0 1 आएगा, यहाँ खाली ए नॉट बचेगा। तो बच्चों थर्ड इक्वेशन में
T0 Q0 पुट करने के बाद क्या मिलता है आपको? मिलता है 0 इक्वल्स C प्लस A नॉट साइन फाई। ट्रांसफर करने पर लिख सकते हो A नॉट साइन फाई इक्वल्स माइनस C, इज इट? ऐसे लिख सकते हो। फिर करंट वाला जो फोर्थ इक्वेशन है, यहाँ 0 पुट करो, यहाँ 0 पुट करो, यहाँ भी 0 पुट करो, लेफ्ट साइड में 0 आता है, यहाँ A नॉट मिलेगा, इज इट? फिर यहाँ पे 0 आएगा, ब्रैकेट में अल्फा माइनस फाई आएगा, यहाँ पे S भी बचेगा। बच्चों S की वैल्यू आप प्रूफ कर चुके हो, S इक्वल्स हाउ मच? ओमेगा। तो S की जगह पे ओमेगा ला के पुट कर दो, तो लेफ्ट साइड में 0 हो गया, यहाँ पे नॉट ओमेगा हो गया, और साइन ऑफ अल्फा माइनस फाई हो गया, यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा माइनस फाई बचेगा, इज इट? तो बच्चों आपको पता है कि इस इक्वेशन को फिजिबल होने के लिए कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तो जो साइन फंक्शन है यही 0 होगा। जब साइन फंक्शन को 0 पुट करता हूँ, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो साइन ऑफ 0 इज 0, तो अल्फा माइनस फाई की वैल्यू 0 भी हो सकती है, और अल्फा माइनस फाई की वैल्यू पाई भी हो सकता है। बच्चों यहाँ 0 रखने पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए इसको पाई माना जाएगा, थोड़ी देर में समझाता हूँ। अल्फा माइनस फाई को यहाँ पर पाई माना जाएगा। जब इसको पाई मान लिया जाएगा, तो ट्रांसफर करने पर अल्फा की वैल्यू आती है फाई प्लस पाई, इज इट? बिकॉज साइन फाई इज नेगेटिव। बच्चों आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि साइन फाई यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए अल्फा की वैल्यू पाई प्लस पाई यहाँ पे आना चाहिए। साइन फाई क्यों नेगेटिव है देख लो। यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ पे क्यू की बाउंड्री कंडीशन इस्तेमाल करने पर आपकी इक्वेशन आते ए नॉट साइन फाई इक्वल्स माइनस सी। ए नॉट एक पॉजिटिव कांस्टेंट माना जाता है, राइट साइड में नेगेटिव होने की वजह से साइन फाई ऑब्वियसली नेगेटिव है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या है कि अल्फा माइनस फाई को मैंने 0 क्यों नहीं लिया? इसको 0 लिया होता तो फाई की वैल्यू अल्फा के बराबर आती, और अल्फा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो फाई पॉजिटिव हो जाता, जो कि मेरे इस एक्सप्रेशन का कॉन्ट्राडिक्शन होता। इसको सेटिस्फाई करने के लिए इस क्वांटिटी को पाई रेडियन माना गया है, पाई रेडियन माना गया, और पाई लेने पर अल्फा आता है फाई प्लस पाई। रीजन दिया गया बिकॉज साइन फाई इज नेगेटिव। अब क्या होगा, tan अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी? tan अल्फा, बच्चों एस साइन अल्फा को एस कॉस अल्फा से डिवाइड करोगे तो एस एस कैंसिल आउट होगा, लेफ्ट साइड में tan अल्फा आएगा, राइट साइड में ओमेगा डैश अपान बीटा आएगा। तो अल्फा की वैल्यू 5 प्लस पाई यहाँ पे पुट कर दिया, राइट साइड में लिख दिया ओमेगा डैश बाई बीटा। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि tan ऑफ पाई प्लस फाई, इसको बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो, tan को इधर ला के इनवर्स लगा दो, tan को इधर ला के इनवर्स लगा दो, और ट्रांसफर करके फाई की वैल्यू निकाल लो। तो फाई मिलता है, फाई इक्वल्स tan इनवर्स ओमेगा डैश बाई बीटा माइनस पाई, इज इट? तो प्यारे बच्चों मैंने आपको फाई की वैल्यू सॉल्व करना सिखा दिया, इज इट? फाई सॉल्व हो गया, और अल्फा की वैल्यू भी सॉल्व हो गई। आई मीन अल्फा की वैल्यू कितनी सॉल्व हो गई? 5 प्लस पाई सॉल्व हो गया, इज इट? और फाई की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व इतना हो गया। तो फाई की ये वैल्यू वापस में यहाँ पे रख दूंगा, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। वैसे अल्फा आप यहाँ से भी निकाल सकते हो,
अल्फा निकालने का बेस्ट मेथड क्या होगा, tan इनवर्स ले लो। तो tan इनवर्स ले लोगे तो tan इनवर्स ओमेगा डैश बाय बीटा। अगर किसी न्यूमेरिकल में पूछ दिया गया तो अल्फा tan इनवर्स ओमेगा डैश बाय बीटा से निकाल लो और उसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद पाई सब्ट्रैक्ट कर दो तो रेडियन में फाई सॉल्व हो जाएगा। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, अब बच्चों इक्वेशन नंबर 4 में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, यहाँ पे बच्चों वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ अल्फा माइनस फाई की वैल्यू। तो मैंने प्रूफ करके दिखाया है कि अल्फा माइनस फाई की वैल्यू पाई आएगा। तो अल्फा माइनस फाई को पाई लिख दिया, एस को ओमेगा लिख दिया, तो करंट का इक्वेशन बन के मिलेगा ए नॉट इंटू ई पावर माइनस बीटा टी ओमेगा इंटू साइन ऑफ पाई माइनस ओमेगा डैश टी। इज इट, इसको ओमेगा को इसके साथ लगा दिया तो करंट आई का फॉर्मूला आता है ए नॉट ओमेगा ई पावर माइनस बीटा टी इंटू साइन ओमेगा डैश टी। बच्चों आपको पता है साइन पाई माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है। तो ये साइन थीटा के फॉर्मूले से यहाँ पे आएगा साइन ओमेगा डैश टी और ये पूरा का पूरा कोफिशिएंट यहाँ पे बनेगा। इज इट, इस पूरी क्वांटिटी को एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बोला जाएगा। तो इसको एक नया सिंबल दिया जाता है इक्वल टू आई नॉट। तो करंट का इक्वेशन मिलता है आई नॉट साइन ओमेगा डैश टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। फिर करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट इक्वल्स ए नॉट इंटू ओमेगा इंटू ई पावर माइनस बीटा टी। आई मीन करंट का जो एम्पलीट्यूड होगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा बच्चों, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब मैंने यहाँ हेडिंग डाला ऑसिलेशन ऑफ चार्ज एट टी इक्वल्स टी, क्यू इक्वल्स, अब क्यू का जो एक्सप्रेशन है इतना कैसे आया वो भी मैं समझा दूँ। देखो क्यू का एक्सप्रेशन यहाँ पे बनाए हो तो क्यू का एक्सप्रेशन यहाँ पे आप बनाए हो, इज इट। अब फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो तो क्यू का ये एक्सप्रेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखो फाई की वैल्यू इतना निकाले हो, फाई की वैल्यू जरूरत पड़ने पर यहाँ से सॉल्व कर लेना और वहाँ पे ले जाकर पुट कर लेना, इज इट। तो मैंने यहाँ रिपीट कर दिया क्यू का एक्सप्रेशन टी इक्वल्स टी पर सी प्लस ए नॉट ई पावर माइनस बीटा टी साइन ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, इज इट। अब देखो इसका ग्राफ कैसा होगा। बच्चों ये साइन फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है इसलिए क्यू का ग्राफ ऑसिलेटिंग आना चाहिए, मगर एम्पलीट्यूड इसका डिक्रीजिंग होगा तो एम्पलीट्यूड आपको एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग दिखना चाहिए। इस ग्राफ में यहाँ पे टाइम टी दिखाया हुआ है, यहाँ पे क्यू दिखाया हुआ है। प्यारे बच्चों टी इक्वल 0 यहाँ पुट कर देता हूँ, टी पावर 0 1 होगा तो एम्पलीट्यूड क्यू का जो आएगा ये नॉट आएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस्तेमाल करूँ। अगर यहाँ पे सी टर्म नहीं होता, सिर्फ ये टर्म होता तो ऑसिलेशन के ग्राफ में इसको पॉजिटिव साइड में भी दिखाते, इसको नेगेटिव साइड में भी दिखाते, लेकिन सी एक कांस्टेंट जुड़ा हुआ है तो टी इक्वल्स 0 पर जो एम्पलीट्यूड आएगा टी इक्वल्स 0 पर वो यहाँ पे तो ई पावर 0 1 हो जाएगा, यहाँ ये नॉट बचेगा, यहाँ सी बचेगा, यानी कि सी प्लस ए नॉट, सी प्लस ए नॉट, इज इट। यहाँ पे क्या होगा मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जब टी की वैल्यू बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी हो जाएगी, टी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और क्यू की वैल्यू क्या बचेगी सी। कि क्यू का एसिम्प्टोटिक वैल्यू है तो क्यू का एक एसिम्प्टोटिक वैल्यू ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, आई मीन इनफाइनाइट टाइम बाद क्यू की वैल्यू ऑसिलेट होते होते लास्ट में इक्वल टू सी के बराबर हो जाएगा
और स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन शुरू में क्या होगा कि ये जो कर्व है, ये एम्पलीट्यूड का कर्व है जो कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है। अगर इस फंक्शन को अलग कर लूँ तो एम्पलीट्यूड का फंक्शन आएगा ए नॉट ई पावर माइनस बीटा टी। ये जो हाइट है वो टाइम का फंक्शन है, इसको एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बोलेंगे। तो टी इक्वल 0 पर इसका एम्पलीट्यूड ए नॉट होगा, इसको प्रोड्यूस करने पर यहाँ आके टच करेगा और क्यू का एम्पलीट्यूड इक्वल टू ए नॉट होगा। ऑसिलेशन के ग्राफ में आप देखते हो एम्पलीट्यूड दोनों तरफ दिखाते हैं, जितना अपर साइड में उतना ही लोअर साइड में दिखाते हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये एम्पलीट्यूड का ग्राफ है, और एम्पलीट्यूड जितना ऊपर दिखाते हो उतना नेगेटिव साइड में भी दिखाते हो। तो ये इसका मिरर इमेज दिखाते हैं, ये भी ए नॉट होता है, ये भी ए नॉट होता है, और एसिम्प्टोटिक वैल्यू सी होता है। किसी एसिम्प्टोटिक वैल्यू के इर्द गिर्द इस फंक्शन को ऑसिलेट होता हुआ ऐसे ऐसे दिखाते हैं। ये पीरियोडिक फंक्शन है। इस पीरियोडिक फंक्शन का एक फंडामेंटल पीरियड होगा। फंडामेंटल पीरियड टी की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा डैश होता है। ये जो ओमेगा डैश होता है इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जब 2 पाई को एंगुलर फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं तो फंडामेंटल पीरियड आता है। आई मीन ये जो पीरियोडिक फंक्शन है ये आपका कहलाएगा फंडामेंटल पीरियड। बच्चों मैथ में आप पढ़ते हो फंडामेंटल पीरियड वो मिनिमम टाइम इंटरवल होता है जिसके गुजर जाने के बाद ग्राफ अपने पैटर्न को रिपीट करता है। आप देखो इस पॉइंट से डाउनवर्ड जा रहा था, फिर दोबारा इस पॉइंट के बाद से डाउनवर्ड जा रहा है, ये अपने पैटर्न को रिपीट यहाँ पे आगे किया। तो ये जो हॉरिजॉन्टल गैप होगा वो टाइम होगा, और यही फंडामेंटल पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा डैश। और ये जो डॉटेड कर्व है वो इस एम्पलीट्यूड का ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, सॉरी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ऐसे डिक्रीजिंग कॉनकेव आता है और घटते घटते इनफाइनाइट टाइम के बाद 0 हो जाएगा। चार्ज ऑसिलेट होना बंद हो जाएगा, फिर चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा इक्वल टू सी, और फिर से स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश हो जाएगा। जैसे ये ऑसिलेशन ऑफ चार्ज का जो इक्वेशन है और ये ग्राफ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, इसको आप याद रखना। इसके बाद इसमें कुछ और चीज़ें पूछी जाती है। स्टोर्ड एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एट टी इक्वल्स टी द स्टोर्ड एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड यू इक्वल्स क्यू स्क्वायर बाई 2c। अगर इस एनर्जी पे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्यू जो डिराइव करे ला के यहाँ पे रख देना, 2c से डिवाइड कर देना, स्टोर्ड एनर्जी का फंक्शन मिल जाएगा। देन स्टोर्ड एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड एट टी इक्वल्स टी द स्टोर्ड एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड यू बी इक्वल्स हाफ एल आई स्क्वायर वेयर आई इक्वल्स डी क्यू बाई डी टी। बच्चों करेंट आई का फंक्शन आप डिराइव कर चुके हो, उसको ला के यहाँ पुट करोगे तो यूवी का फंक्शन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे होगा इंडक्टिव, कैपेसिटिव एंड रेजिस्टिव वोल्टेजेस एट टी इक्वल्स टी द इंडक्टिव वोल्टेज वी एल इक्वल्स एल डी आई बाई डी टी, पहले बता चुका हूँ। करेंट आई के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लेना और एल से मल्टीप्लाई कर देना, इससे आपको इंडक्टिव वोल्टेज मिलेगा। कैपेसिटिव वोल्टेज वी सी क्यू बाई सी होता है, क्यू का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देना, सी से डिवाइड कर देना, कैपेसिटिव वोल्टेज वी सी का फॉर्मूला मिल जाएगा। एंड रेजिस्टिव वोल्टेज वी आर इक्वल्स आई आर। करेंट आई की इक्वेशन को आर में मल्टीप्लाई कर देना, रेजिस्टिव वोल्टेज का इक्वेशन मिल जाएगा। तो जब क्वेश्चन पूछेगा तो आप खुद से क्रिएट कर लेना, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। सो प्यारे बच्चों, आज मैंने आरएलसी ऑसिलेशन विथ बैटरी कंप्लीट किया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा आपको टफ लगेगा, आप छोड़ना मत, थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करके रट लेना। इस पे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में पूछे गए हैं। जब मैं न्यूमेरिकल पार्ट पे आऊँगा तो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो अगले एपिसोड में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आरएलसी ऑसिलेशन विदाउट बैटरी। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये टॉपिक पहली बार में बच्चों को अटपटा लगता है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है।
बहुत सारे टीचर इसलिए इसको पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन IIT JEE मेन और IIT JEE एडवांस सेट सब्जेक्ट टेस्ट में भी इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसको डिटेल में जानना ज़रूरी था। तो मैंने अपना काम किया, आप भी अपना काम कर लेना, और अगले एपिसोड में मैं इसको पढ़ाऊँगा डिटेल में, RLC ऑसिलेशन विदाउट बैटरी। सो प्यारे बच्चों, आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, और फिर नेक्स्ट एपिसोड में मैं इस नए टॉपिक को आपको पढ़ाऊँगा। उसके बाद ट्रांजिएंट एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं इसके न्यूमेरिकल्स आपको करना सिखाऊंगा। सो प्यारे बच्चों, ये टॉपिक जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ जो कि पब्लिश कर चुका हूँ। टाइटल है उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका एलिमेंट्री वर्जन और एडवांस वर्जन दोनों ही पब्लिश हो चुका है, मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ। आप रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए इस बुक की एक कॉपी ऑर्डर करके अपने टेबल पे रख सकती हो, जिसका डिटेल मैं बार बार आपको शेयर करता हूँ। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होगी, क्योंकि जितनी चीज़ें मैंने इस बुक में दिखाई हैं, मार्केट में ऐसी कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है जिसमें सारी चीज़ें एक साथ लिखी गई हैं। मैंने सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कंपाइल करने की कोशिश किया है, यही मेरी बुक का खासियत है। तो इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड विश यू गुड डे। सी यू अगेन।